एक अहम डेवलपमेंट अहम खबर है जो कि वज़ीर आज़म ने खालिद मकसी और खालिद मकबूल सिद्दीकी को काबीना के खुसूसी इजलास में मदऊ कर लिया है। ज़राए की जानिब से बताया कि दोनों पार्लिमानी लीडर्स नादिर मकसी और खालिद मकबूल सिद्दीकी को काबीना इजलास में खत दिखाया जाएगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, क्या तफसील है आपके पास इससे मुतालिक? देखिए कि ये वो ट्रम्प कार्ड है जो वजीर आजम उसका जिक्र करते रहे। अब वो ट्रम्प कार्ड वजीर आजम सामने लाने वाले हैं और वो खत जिसके हवाले से वजीर आजम ने कहा था कि ये मैं दिखाना नहीं चाहता, इसके हवाले से बड़ा सेंसिटिव है। पहले वजीर आजम ने ये कहा कि ये खत जो है वो मैं नहीं दिखा सकता। उसके बाद कल उनकी स्टेटमेंट आई कि चीफ जस्टिस को दिखाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को नहीं, मैं जो है इसको साथियों को दिखाऊंगा। और अब वो काबीना को और अब वो पार्लियामेंट लीडर्स को भी दिखाने के हवाले से ये चीजें सामने आ रही। इस हवाले से वजीर आजम ने एक जो है हंगामी काबीना का इजलास बुलाया हुआ है। उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वफाकी वज़रा है उनके साथ साथ जो खालिद मकसी जो पार्लियामेंट लीडर है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के जो रहनुमा है उनको बुलाया है। उन दोनों ने जो है वो आने से इनकार कर दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वो मसरूफ है, वो इस काबीना का हिस्सा नहीं बन सकते, इस इजलास में नहीं आ सकते। और खालिद मकसी जो पार्लियामेंट लीडर है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, उनको वो हुकूमत ट्रेस कर रही है लेकिन वो हुकूमत को कांटेक्ट में नहीं आ रहे। तो हमें ज़राए ने ये कंफर्म किया कि दोनों जो है वो इस काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। इस हवाले से थोड़ा सा आपको ये बताते जाए कि वज़ीर आज़म की जो सियासी कमेटी है उसकी अंदरूनी कहानी भी हमारे पास सामने आ गई है, जिसमें इस खत को हवाले से वज़ीर आज़म ने जो है वो जो सियासी कमेटी के मेंबरान थे उनको इत्मीनान में लेने के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की हैं, जिस हवाले से उन्होंने कहा कि क्यों ना ये खत जो है वो अब काबीना अरकान को दिखाया जाए। ये तजवीज़ दी गई, फिर उसमें ये कहा गया कि जिज़ा और अरकीन को ये खत अभी तक नहीं दिखाया गया। एंकर्स को खत दिखाने के अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि एंकर्स को क्यों दिखा रहे हैं, पहले आप काबीना के अरकान को दिखाएं। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि खत के हवाले से फिर इस तरह करते हैं कि काबीना अरकान को इत्मीनान में ले लेते हैं, हम सबको बुला लेते हैं, इसलिए फिर ये हंगामी इजलास तलब किया गया। इसके साथ साथ काबीना अरकान के सामने खत और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात भी रखने का फैसला हुआ है और साथ साथ जो खत और फंडिंग से मुतल्लिक तजावीज़ हैं वो भी ली गई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुंतखब अरकान ने खत नहीं देखा और मीडिया को आप दिखा रहे हैं। अरकान जो थे उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया। और एक जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा जो सीक्रेट खत है इसको ओपन करने के लिए जो सीक्रेट एक्ट है उस हवाले से कानूनी राय भी लेनी जरूरी है। ऐसा ना हो ये खत दिखाया जाए और ये हुकूमत के गले पड़ जाए। इस हवाले से उन्होंने कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं। तो ये वो जो है वो अभी तक अपडेट है, लेकिन ये दोनों लोग जो है इस इजलास की अंदरूनी कहानी आप हमसे शेयर कर रहे थे अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बताया कि वज़ीर आज़म ने खालिद मकसी और खालिद मकबूल सिद्दीकी को काबीना के खुसूसी इजलास में मदऊ कर लिया, लेकिन इन दोनों की जानिब से अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुहेल वड़ाई साहब, काफी डेवलपमेंट्स हो गई हैं और हम चाहेंगे कि आप तफसील से इस पर सिचुएशन पे एनालाइज करें। एक तो MQM वफाकी हुकूमत से अलग हो गई, फिर वज़ीर आज़म आज शाम को कौम से खिताब करेंगे। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी काबीना के खुसूसी इजलास में मदऊ किया गया, उन्होंने माजरत कर ली। सबसे पहले खत से मुतल्लिक आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त 7 मार्च को यह खत सामने आता है, 23 दिन हो गए, राइट फोरम पर रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया वज़ीर आज़म ने, और उस मुल्क का नाम सामने आना कितना जरूरी है? देखिए जी, हर कोई बंदा जो है पाकिस्तान के अंदर, उन्हें पता है कि एंटी इंपीरियलिस्ट या किसी इस्तेमार के खिलाफ या किसी बड़ी ताकत के खिलाफ जब बात की जाती है तो उससे आप हीरो बनते हैं, उससे आप लीडर बनते हैं। तो इस लेटर के लाने का तो साफ मकसद है, ये इंटरनल मेमो है। जिस तरह की बातें होती रहती हैं, अमेरिका कभी हमसे नाराज होता है, कभी राजी होता है, कभी यूरोप राजी होता है, कभी नाराज होता है। लेकिन ओवरऑल हम अब भी जो भी कह लें, पाकिस्तान अब भी उसी सर्कल में है। अब भी हम अफगानिस्तान के ऊपर, बाकी दुनिया के ऊपर हमारी वही पॉलिसियां चल रही हैं जो पहले हैं, कोई हमने इनकलाबी तब्दीली नहीं की। तो इसलिए ये कहना कि इसकी वजह से कोई दुनिया का मुल्क नाराज हो गया है और फिर नाराज होकर वो इस हद तक चला गया है कि वो पाकिस्तान में पैसे दे रहा है और पाकिस्तान में पैसे दे के हुकूमत की तब्दीली की बात कर रहा है, ये कोई नाकाबिले यकीन सी बात है, देवमालाई कहानी है। और बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि जो बाप वड़ाई साहब, उसी हुकूमत को इस बारे में आगाह किया जा रहा है इस खत में। जी वड़ाई साहब, उसी हुकूमत को जिसके बारे में ये धमकी आमेज खत है, उसी को आगाह किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की थी। जी जी जी, मैं वो यही तो कह रहा हूँ कि ये बज़ाहिर देवमालाई कहानी लगती है और ये इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो लेकिन इस वक्त जबकि बिल्कुल अदम एतमाद सर पर है
उस वक्त ये बात करना सिवाय इसके कि इसको एक सियासी स्टंट या एक सियासी उन्होंने पॉइंट बनाया है, और बेसिकली वो अगले इलेक्शन के लिए बयानियां बना रहे हैं ताकि अगले इलेक्शन में वो ये कह सके कि मैं तो पाकिस्तान के मफादात के लिए काम कर रहा था और बैरूनी मफादात के लोगों ने मुझे निकलवा दिया, वगरना मैं तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देता। तो ये उनका बयानिया है जिसके लिए ये लेटर जो है ये इस्तेमाल हो रहा है। सही। इसी दौरान सीनियर सहाफी तजियाकार मजहर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। मजहर साहब, वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब में क्या अहम बात कर सकते हैं? जिस तरह उन्होंने आज धमकी आमेज खत से मुतालिक सीनियर सहाफियों को वो खत दिखाना है, इत्तेहादियों के नुमाइंदों को वो खत दिखाना है, आप क्या समझते हैं, क्या आज वज़ीर आज़म ऐलान कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि वजीर आजम बिल्कुल उसी तरह की बात करेंगे जो अप्रैल 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पार्लियामेंट में बात की थी। और जिस वक्त उन्होंने ये कहा था कि एक सफेद हाथी मेरे पीछे लगा हुआ है और मेरी जान के दर पे है, वो उसी नैरेटिव को बिल्ड करेंगे आइंदा इलेक्शन के लिए। उन्हें पता है कि आज इस वक्त अगर शाम को, जो कि कवी इम्कान है और वह मैंने इसकी तस्दीक भी की है कि एमक्यूएम पाकिस्तान से सारे वो नुकात तय हो गए हैं और अब ऐलान बाकी है, तो जिस वक्त ऐलान हो जाएगा उस वक्त, और अब प्रैक्टिकली वो क्योंकि गवर्नमेंट से भी निकल गए हैं, तो प्रैक्टिकली तो प्राइम मिनिस्टर माइनॉरिटी में चले गए हैं। वो अब एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के वो हैं, इसलिए कि अब उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं रही। तो होना तो ये चाहिए कि वो खिताब करें, वो पूरे नैरेटिव को बिल्ड करें, लेकिन मेरा ख्याल है मुनासिब एज ए गुड कैप्टन उनको ये शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, क्योंकि उनके अपने साथियों की वजह से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती नजर आ रही है, किसी और की वजह से नहीं। उनके अपने साथी मुनरिफ हो गए हैं, उनके इत्तेहादी मुनरिफ हो गए हैं, तो इसके रीजंस तो उनको खुद तलाश करने चाहिए कि ये इतने बड़ी तादाद में लोग मुनरिफ कैसे हो गए, इत्तेहादी साथ कैसे छोड़ गए। ये सारी चीजें तो वजीर आजम को खुद इसका जवाब देना चाहिए। अभी जिस तरह और भी हमारे साथी बात कह रहे थे, 7 तारीख को एक लेटर, और ये लेटर नहीं है, देखिए ये एम्बेसीज में जो चीजें होती हैं इसको या तो पाउच का नाम दिया जाता है या डॉक्यूमेंट का नाम दिया जाता है, और वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उनको शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि वो सिर्फ अपने मुल्क को इन्फॉर्म करती हैं। एम्बेसीज की जो ऑफिशियल्स हैं वो इन्फॉर्म करते हैं जो भी उनके पास रिपोर्ट्स आ रही होती हैं वीजा वी पाकिस्तान, और उसकी तहकीक होती है और फिर उसको जवाब दिया जाता है। ये नहीं होता कि आप गवर्नमेंट के लेवल पे इस तरीके से चीजों को शेयर करें, ये माजी में कभी भी नहीं हुआ इस तरह की चीजें। माजी में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जरूर हुई हैं, वो डिस्क्लोज भी हुई हैं, लोग भी जनरल ज़ियाउल हक का जो हादसा हुआ था उसको भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाता था। जुल्फिकार अली भुट्टो का हुकूमत हटाना और फांसी, उसको भी, उसके पीछे भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, तो वो एक अलग नैरेटिव है। आज प्राइम मिनिस्टर इतने अरसे बाद, जिसके बीच में कोई तहकीक नहीं हुई, कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई कमीशन नहीं बना, और खुद गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इसकी तहकीकात नहीं कराना चाहते, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या दिखाना चाहते हैं वो कि अदम एतमाद का, हालांकि उनके सामने एक मुकदमा है 63A के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो उनका नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उसके अंदर ये ताखीर हो गई है। हाँ, पब्लिक में वो जरूर सेल होगा, इलेक्शन में वो जरूर सेल होगा, और यही जो उनकी आज की तकरीर होगी वो दरअसल उनके आइंदा इंतखाबात का लॉन्चिंग पैड होगा। सही। और वड़ाई साहब, आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आइडियली किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है वज़ीर आज़म की जानिब से? और जो मजहर अब्बास साहब जिन गलतियों का तस्करा कर रहे हैं, कहीं पे गलती हुई वज़ीर आज़म से? जी, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि अपने साथियों को अपने साथ नहीं रख सके। आपका पहला, और अभी तक मेरा ख्याल है पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं बुलाया, अभी तक पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर उसको कोई एतमाद में नहीं लिया, अपने इत्तेहादियों के साथ कोई अलग से मीटिंग जिस तरह करनी चाहिए उस तरह नहीं हुई। हाँ, इत्तेहादी एक एक करके साथ छोड़ गए हैं, तो उनकी मुतालबात तो बहुत देर से थे, बड़ी देर से वो नाराज थे, अब सवाए काब लीग के सारे लोग उन्हें छोड़ गए हैं। तो इसका मतलब है कि देयर इज सम फ्लॉ, और वो फ्लॉ जो है को पूर्ण नहीं किया जा सका, इसीलिए सारे छोड़ गए। सही। मजहर अब्बास साहब, कुछ इत्तेहादियों की भी बात कर लेते हैं। काफ लीग ने अपनी एक सियासत की, परवेज इलाही वज़ीर आला नामजद हुए, एमक्यूएम की अपनी सियासत, आज वो वफाकी हुकूमत से अलग हो गई। आपके ख्याल में इन दोनों इत्तेहादी जमातों में से बेहतर सियासत किसने की?
देखिए बज़ाहिर तो एमक्यूएम का नजर आता है, इसलिए कि पीएमएलक्यू तो लूजर नजर आ रही है इस पूरे उसमें। एमक्यूएम ने बुनियादी नुकात क्या उनसे तस्लीम करवाए हैं? उन्होंने तस्लीम करवाया है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में उनके होंगे,